हेलो साथियों, तो कैसे हो आप सभी लोग। मैं दर्शन एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम दर्शन में। तो चलिए बिना देरी के साथ आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन रहने वाला है वो है आपका जो कमिंग सून जो एक एग्जाम है हिमाचल प्रदेश में, पटवारी स्पेशल हिंदी। आप सभी जानते हैं कि हिंदी का बहुत बड़ा रोल है आपके पटवारी के एग्जाम में। तो आज हम उसके लिए ही हमारा एक प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। आज से हमारे कंटिन्यू रहने वाले हैं ये प्रैक्टिस सेट। तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1। और ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है वो प्रीवियस ईयर जो भी आपके एग्जाम हुए हैं उसी के बेस पर होने वाला है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और जल्दी से जल्दी आप सभी इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ सारे के सारे शेयर कर देंगे। सारे के सारे क्या कर देंगे, एक बार वीडियो को शेयर करना है ताकि आपके साथ और भी इस वीडियो का फायदा ले सकें। ठीक है, तो चलिए ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। भाई क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने कि हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम क्या है। कि हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम क्या है आपने बताना है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। ऑप्शन है आपके पास अपभ्रंश, प्राकृत, पाली, हिंदी। ऑप्शन नंबर बी है हिंदी, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। ऑप्शन नंबर सी है प्राकृत, हिंदी, अपभ्रंश या फिर पाली। और ऑप्शन नंबर डी है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या फिर हिंदी। क्वेश्चन 1 आपसे पूछ रहा है कि जो हिंदी भाषा का उद्भव है वो किस प्रकार से हुआ है। तो चलिए डिटेल में इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले आती है आपके पास, तो सबसे पहले क्या आई थी आपके पास, सबसे पहले आई थी आपके पास वैदिक संस्कृत। क्या आई थी जी, सबसे पहले आई थी आपके पास वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के बाद आती है हमारे पास लौकिक संस्कृत। क्या आती है, लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत भाई सबसे पहले आई हमारे पास वैदिक संस्कृत, उसके बाद आती है लौकिक संस्कृत और इसके बाद आती है हमारे पास पाली भाषा। थर्ड नंबर पे क्या आती है हमारे पास, पाली भाषा। पाली भाषा के बाद क्या आती है हमारे पास, पाली भाषा के बाद आती है आपकी प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा। और प्राकृत भाषा के बाद आ जाती है हमारे पास अपभ्रंश भाषा। क्या आ जाती है जी, अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा। और इसके बाद आ जाती है लास्ट, वो होती है हमारी खड़ी बोली। और खड़ी बोली के बाद आ जाती है हमारी राज्य भाषा, वो है हिंदी। तो इस प्रकार से हमारे पास जो हिंदी का जो उद्भव हुआ था वो इस प्रकार से हुआ था। सबसे पहले आती है वैदिक संस्कृत, फिर आती है लौकिक लौकिक संस्कृत, फिर आती है पाली भाषा और फिर आती है प्राकृत भाषा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रही है। यहाँ पे संस्कृत की बात नहीं की गई है। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आती है हमारे पास पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, ऑप्शन नंबर डी। पहले का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, जल्दी जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द अंक का अर्थ नहीं बताता है। भाई एक शब्द होता है आपके पास अंक, तो इसका जो अर्थ नहीं बताता है उसमें आपने बताना है। ऑप्शन ए है आपके पास गोद, ऑप्शन नंबर बी है भेद, ऑप्शन नंबर सी है संख्या, ऑप्शन नंबर डी है चिन्ह। ये आपके जो है वो अनेकार्थी शब्द होते हैं, जैसे कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ। तो इसमें बताना है कि अंक का अनेकार्थी कौन सा नहीं है। तो चलो मैं बात करूं, हमारे पास शब्द है अंक। भाई शब्द है अंक, अंक का क्या हो जाता है, गोद भी अंक को कहते हैं। ठीक है, संख्या भी इसी का हो जाता है, संख्या। संख्या के अलावा क्या हो जाता है इसका, चिन्ह। चिन्ह भी हो जाता है। तो कौन सा हो गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी भेद जो है वो अंक का अनेकार्थी शब्द नहीं होता है। दूसरे का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके जितने भी एग्जाम होते हैं वहां से ये प्रीवियस ईयर उठाए गए हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। ये बोल रहा है कि इनमें से सम उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप कौन सा है। भाई आपने यहाँ पे ऐसा शब्द बताना है जिसमें सम का उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन है आपके पास संस्कृत, सम्मेलन, संस्कार या फिर ये सभी।
ऐसा शब्द बताना है आपने जिसमें कि सम उपसर्ग लगा हुआ है। जल्दी से आंसर करके बताएंगे सारे के सारे साथी। भाई ये जो शब्द होता है संस्कृत, तो ये सम धन कृत शब्द से बना होता है संस्कृत। सम्मेलन हो गया, संस्कार हो गया, इन सभी में क्या होता है, सम उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे। भाई सारे के सारे साथी आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पे। बोल रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द सफेद का विलोम है। भाई उचित विलोम बताना है, सफेद का बिल्कुल उचित विलोम कौन सा है। ऑप्शन है आपके पास बेदाग, उजला, स्याहा या फिर काला। भाई इसमें आपने उचित विलोम बताना है, अपनी मर्जी से विलोम बना के नहीं बताना है, जो उचित होगा वही आपने बताना है। तो एक वर्ड है आपके पास काला। भाई सफेद का पूछ रहा है तो काला किसका होता है, सफेद का काला नहीं होगा, काले का हो जाता है गोरा। तो जो सफेद है उसका जो उचित विलोम शब्द है वो हो जाएगा आपके पास स्याहा, ऑप्शन नंबर सी। भाई क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। भाई क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने कि इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है। इन शब्दों को विदेशज भी कहा जाता है, इसमें आपने बताना है कि कौन सा शब्द विदेशी है। ऑप्शन है आपके पास निवास, ऑप्शन नंबर बी है महल, ऑप्शन नंबर सी है प्रसाद और ऑप्शन नंबर डी है घर। इसमें आपने विदेशी शब्द बताना है, कौन सा शब्द विदेशी है। फटाफट से सारे के सारे साथी वीडियो को एक बार अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे कि एग्जाम दर्शन पे अब पटवारी की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, और जल्दी से इसका आंसर करेंगे सारे के सारे कि विदेशी शब्द कौन सा है। आप सभी ने पढ़ा होगा, ये वर्ड है आपके पास घर। तो घर को क्या बोलते हैं, गृह, गृह। निलय भी इसको बोलते हैं, निलय हो गया, आल्य हो गया, निवास हो गया, प्रसाद हो गया। ये सारे क्या हैं, घर के पर्यायवाची भी होते हैं, और ये हमारे क्या होते हैं, विदेशी शब्द होते हैं। और ये जो हमारा मतलब ये हमारे घर के पर्यायवाची हो जाते हैं। और ये जो वर्ड है हमारे पास महल, तो ये जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। जो आपके पास है शब्द महल, ये अरबी भाषा का शब्द है। आपसे पूछ रहा था कि इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी महल, क्योंकि ये अरबी भाषा का शब्द है, बाकी सारे हमारे विदेशी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, महल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है। आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है। ऑप्शन है आपके पास 10, ऑप्शन नंबर बी है अनंत, ऑप्शन नंबर सी है 8 और ऑप्शन नंबर डी है 5। भाई आचार्य भरत मुनि थे, उन्होंने जो है वो क्या किया था, नाट्य शास्त्र ग्रंथ नामक एक ग्रंथ लिखा था आचार्य भरत मुनि ने। तो उन्होंने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10। क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, उन्होंने 10 मानी है। अगर आपसे रसों की संख्या पूछी होती तो कितनी हो जाती, 8। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे। भाई क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पे, पूछ रहा है कि इनमें से संस्कृति का विशेषण क्या होगा। आपके पास शब्द होता है संस्कृत, वहां से बना आपके पास संस्कृति। तो ये पूछ रहा है कि संस्कृति का विशेषण क्या होगा। ऑप्शन है आपके पास संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी है संस्कृति, ऑप्शन नंबर सी है सांस्कृतिक, ऑप्शन नंबर डी है सांस्कृतिक। भाई सारे के सारे आंसर करेंगे कि संस्कृति का विशेषण क्या होगा। ऑप्शन है आपके पास संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी है संस्कृति, ऑप्शन नंबर सी है सांस्कृतिक, ऑप्शन नंबर डी है सांस्कृतिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सांस्कृतिक जो है इसका वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है अब आपकी स्क्रीन पे। अव्यय को क्या कहा जाता है। भाई क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहा है कि अव्यय को क्या कहा जाता है।
ऑप्शन है आपके पास विकारी शब्द, अविकारी शब्द, निपात या फिर इनमें से कोई नहीं। जो हमारे अव्यय होते हैं उनको क्या कहा जाता है? भाई फटाफट सारे के सारे आंसर किया करेंगे एक साथ। चलिए जी, देखियो आप सभी जानते हैं कि प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। ठीक है, प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। पहला होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। ठीक है, एक हो जाता है आपके पास एक विकारी और दूसरा अविकारी। अब पूछोगे कि विकारी में क्या आता है? जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया वो सारे आ जाते हैं आपके। विकारी और अविकारी ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक बदलने पर कोई रूप में परिवर्तन नहीं होता, वो हो जाते हैं आपके अविकारी शब्द। तो इन्हीं अविकारी शब्दों को क्या कहा जाता है? वो अव्यय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अव्यय को ही, अविकारी शब्दों को ही अव्यय कहा जाता है। और ये जो अव्यय होते हैं इनके हमारे पास कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपकी स्क्रीन पे कि इनमें से एक का बहुवचन क्या है? भाई बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपके हिमाचल के एग्जाम में इसी लेवल के क्वेश्चन फिलहाल पूछे जा रहे हैं। तो बताना है आपने कि एक का बहुवचन क्या है। ऑप्शन है अनेकों, ऑप्शन नंबर बी है अनेक, ऑप्शन नंबर सी है एक एक और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। एक का बहुवचन आपने बताना है। तो एक ऑप्शन है अनेकों, अनेकों आपके पास कोई भी वर्ड नहीं होता तो एक कैंसिल। नेक्स्ट है अनेक, ऑप्शन नंबर बी। भाई क्वेश्चन नंबर 9 का आपका बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अनेक, एक का बहुवचन अनेक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? आप सभी जानते हैं आपके एग्जाम में शुद्ध वर्तनी वाला क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है। शुद्ध वर्तनी होती है आपके आपके जैसे कि वर्तनी का मतलब होता है स्पेलिंग। जैसे इंग्लिश में सही स्पेलिंग लिखी जाती है उसी तरह हिंदी में भी शुद्ध वर्तनी आती है आपके एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन का ऑप्शन है आपके पास, ये रहा ऑप्शन। दो मासिक, द्विमासिक, ऑप्शन नंबर सी है द्विमासिक या फिर ऑप्शन नंबर डी है दो मासिक। भाई इसमें आपने शुद्ध शब्द बताना है और कमेंट करके बताएंगे उज्ज्वला कैसे लिखा जाता है और ज्योत्सना कैसे लिखा जाता है। तो ये जो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। भाई 10वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए जितने भी आपके एग्जाम होते हैं उनमें हिंदी की बहुत ही अच्छी भूमिका आजकल देखने को मिलती है। और एकमात्र आपका हिंदी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका टाइम बचाता है और स्कोरिंग सब्जेक्ट है। भाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जितना जल्दी आप करोगे उतना ही एग्जाम में फायदे में रहोगे। क्योंकि हर एग्जाम का अपना अपना पैटर्न है, क्योंकि हर एग्जाम में टाइम की बहुत ही कमी पाई जाती है। तो इसलिए सबसे पहले आपने वो सेक्शन करना है जिसमें कि टाइम आपका बचता है। सबसे पहले जैसे मैं बात करूं, सबसे पहले आपको जीएस करना चाहिए हमेशा किसी भी एग्जाम में। जीएस जैसे आपने 10-15 मिनट में अपना जीएस कंप्लीट करके उसके बाद आपने हिंदी के साथ साथ इंग्लिश वाला और उसके बाद लास्ट में रीजनिंग और मैथ के लिए आपके पास काफ़ी टाइम बचा होना चाहिए। तभी आपका एग्ज़ाम जो है वो सही टाइम से होगा। नहीं तो आपके पास टाइम का प्रेशर भी पड़ जाता है तो उस तरह से आपके क्वेश्चन भी करने को कई बार रह जाते हैं। और जो भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ, जो भी आपको नई जानकारी लगती है अपनी कॉपी पे नोट करनी है, नोट्स बनाने हैं। और दिखावा करने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि कि आप वीडियो सुन रहे हैं, 2 बार सुन रहे हैं, 10 बार सुन रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप अपने नोट्स नहीं बनाओगे। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। इसी तरह से आपके पास कंटिन्यू वीडियो आती रहेंगी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड के साथ सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ आज का सेशन अब एंड करते हैं कि मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें एग्जाम दर्शन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।